Good afternoon, students. Today we are going to start with our next poem by G.M. Hopkins, The Sea and the Skylark. It's a regular Petrarchan sonnet rhyming AB, BA, AB, BA, CD, CD, CD. So it's a regular Petrarchan sonnet and rhyme scheme इसकी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है और आपको थोड़ा ध्यान रखना है with a clearly marked division between octave and sestet. Unusually, थोड़ा सा unusual है. Each section begin again divided into half, into two quatrains or two tercets as the case may be. अब आपको वहाँ quatrains भी देख रहे हैं को मिल रहे हैं. 4 lines are there, 3 lines are there. जैसा भी केस है, पोएम आपके सामने है. In the octave, Hopkins compares two ancient sounds, that of the sea and that of a songbird skylark, one of whose favorite haunts is sand dunes. The first quatrain deals with the sea. Hopkins is walking along the shore near the North Wales town of Rhyl, some 6 or 7 miles from the college. Rhyl was then an up-and-coming tourist resort on account of its wide sandy beach. समुद्र किनारे जो बीच है सैंडी बीच है वहाँ वो घूम रहा है और उसे घूमते हुए सी का साउंड सुनाई दे रहा है, साथ ही साथ ये जो बर्ड है इसका भी साउंड उसे सुनाई दे रहा है. Walking westward, he would have the sea on the right hand. He remarks particularly on the contrasting sounds of the high and the low tide. So, in the sea and the skylark, we see a sudden loss of hope concerning the restorative potential of humanity. हमने बात की है कि सी एंड द स्काईलार्क जो है ये जो सोनेट है थोड़ी सी अनयूजुअल है. यहाँ जो राइम स्कीम है उसके बारे में हमने बात करी ली. ऑक्टेव और सेस्टेट में किस तरह से वो 4 लाइन्स और 3 लाइन्स का यूज़ कर रहा है इस बारे में भी हमने बात कर ली. एंड बेसिक थिंग इज़ दैट कि इस पोएम के थ्रू हम क्या देखते हैं, सडन लॉस ऑफ होप. ह्यूमन बीइंग्स ने होप खो दी है और रेस्टोरेटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी. रेस्टोरेटिव पोटेंशियल, किसी चीज़ को रिस्टोर करना, ये पोटेंशियल जो है ह्यूमैनिटी में है. इंस्टेड ऑफ सीइंग नेचर एज अ forum for the masses to gain an understanding similar to his own, Hopkins suddenly creates a sense of complete isolation from the rest of the mortal world as he considers what is essentially their self-inflicted downfall. Now, Hopkins यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसने जो पोएम की स्टार्टिंग है वो बड़ी सडन है. कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. इतना हमें पता है कि वो सी साइड पे खड़ा है और उसको वहाँ 2 तरह की 2 वॉइसेस सुनाई दे रही है. 1 वॉइस ऑफ द स्काईलार्क एंड द अदर वॉइस ऑफ द सी. दैट इज़ मेड क्लियर. सो अब यहाँ पर वो जो क्रिएट कर रहा है वो क्या है, सेंस ऑफ कंप्लीट आइसोलेशन. पूरी तरह से आप मॉर्टल वर्ल्ड से और सारे संसार से अलग हो. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डाउनफॉल की बात कर रहा है वो. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डाउनफॉल किसे कहते हैं, जो हमने खुद पर थोप लिया है. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है वो, ये जो हमारा डाउनफॉल, जो हमारा पतन. हिज मैनर ऑफ डूइंग दिस हाउएवर इज स्टिल लोकेटेड वेरी स्पेसिफिकली विद इन द नेचुरल वर्ल्ड. ही लिटरली प्लेस नेचर एंड मैन ऑफ वन अनदर एंड थ्रू हिज दिस illustrates his belief that humanity is failing in the sight of God. बेसिकली आप जानते हैं वो एक थियोलॉजिकल राइटर है. गॉड और गॉडली थिंग्स में बिलीव करता है, गॉडली बिलीव्स हैं उसके. और नेचुरली वो ये मानता है कि ह्यूमन ने अपना डाउनफॉल खुद लाया है, ह्यूमंस ने. और ह्यूमैनिटी जो है उसका ये बिलीफ है कि ह्यूमैनिटी इज़ फेलिंग इन द साइट ऑफ गॉड. मतलब हम गॉड को नहीं देख पा रहे हैं. अगर हमें कोई भी काम करते वक्त ये याद रहे कि गॉड हमें देख रहे हैं
है ना, गॉड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे लाइक दैट। इंडीड एज अ वर्क concerned with the disappointment of human potential, Sea and Skylark is sobering, though both through its effective use of a simple comparative style and stark inversion of the process of mankind's creation. सी एंड स्काईलार्क जो है, ऑल्दो इसमें बहुत सारे आर्केइक वर्ड्स और बहुत सारे डबल वर्ड्स यूज़ किए हैं टू मेक इट मोर इफ़ेक्टिव। पोइट्री सोनेट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं, कई सारे आर्केइक वर्ड्स भी यूज़ किए हैं ताकि उसकी राइमिंग पर इफ़ेक्ट नहीं आए। और ये जो सी एंड स्काईलार्क है, नेचर वाइज इट्स वेरी सोबर, इफ़ेक्टिव यूज़ है यहाँ पर, सिंपल कंपैरेटिव स्टाइल है, और जो मैनकाइंड क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कैसा हो गया है, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन है उसमें, बदलाव है, उलट रहा है वो। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम क्लियरली सेट्स द कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिवेशन ऑफ द वर्क। Narrator introduces the idea that we are not only dealing with the effects of two different sounds, but also that they are significantly too old to end. One here and here, two noises too old to end. Trench ride the tide that ramps against the shore, with a flood or a fall, low, lull, off, or all roar, frequenting there while moon shall veer and wend left hand off land. I hear the lark ascend. At the same time, हॉपकिंस ने आपको दो साउंड्स के बारे में बता रहा है। राइट साइड से आप सुन रहे हो, कान में आपके जो है सी साइड उसके एब एंड फ्लो की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर आप फ्रीक्वेंटिंग, जब आप आगे बढ़ते हो सी बीच पर, लेफ़्ट साइड में आपको सुनाई दे रहा है मून जो है, इट शैल वियर एंड वेंट। मून का जो डिस्क्रिप्शन किया है पोइट ने, वो कैसा है, धुंधला हो रहा है ना। वियर एंड वेंट, ये जो है आर्केइक वर्ड्स यूज़ किए हैं उसने। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है, वियर एंड वेंट जो उसने वर्ड यूज़ किया है, उसका मतलब है एज़ लॉन्ग एज़ द, बढ़ता है घटता है। वियर का मतलब होता है बढ़ना, वेंट का मतलब होता है घटना। तो ये जो उसका चंद्रमा का बढ़ना और घटना चलता रहेगा, तो ये चलता रह रहा है। इस एग्जाम्पल, ये आर्केइक वर्ड का यूज़ उसने किया है। और ये जो टाइड्स आ रही हैं समुद्र में, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मून के घटने और बढ़ने का इफ़ेक्ट वेव्स पे आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वेव्स जो है उनमें मूवमेंट हो रहा है, वो ऊपर ऊंची ऊंची उठ रही हैं और नीचे आके सेटल डाउन हो रही हैं लाइक दैट। एंड देन वो असेंडिंग ऑफ लार्क, लेफ़्ट साइड में वो लार्क के आसमान से नीचे उतरने की आवाज़ को भी महसूस कर रहा है, सुन रहा है, उसके बारे में वो बात करता है। नाउ तो सेकेंड डील्स विद दैट ऑफ हिज लेफ्ट स्काईलार्क। तो लेफ़्ट साइड में उसे स्काईलार्क का साउंड सुनाई देता है, असेंडिंग ऑफ द स्काईलार्क। और उसके राइट साइड में जब वो कानों को ध्यान लगा रहा है, तो वो सी साइड पे, क्योंकि ही इज़ वॉकिंग ऑन द बीच ऑन दैट सैंड, है ना, उस बीच पे चलता हुआ, उस सैंड पे चलता हुआ वो ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है। तो मून की जो फुल मून लाइट है, उसके अकॉर्डिंगली वेव्स जो है अप एंड डाउन हो रहा है एंड ऑल दैट। वी आर स्ट्रक बोथ बाय द इमीडिएट अपील दे प्रोड्यूस थ्रू द emphatic use of compound language typical of Hopkins style. Hopkins जो है basically he is known for his sprung rhythm, and he is the only poet English literature में Hopkins की sprung rhythm के लिए एक तो जाना जाता है, we will talk about it later, and his inscape and in stress theory, जिसको उसने अपनी ज़्यादातर पोएम्स में यूज़ किया है, और यही थ्योरी जो है यूज़ की सारी सोनेट्स में उसने ऑलमोस्ट यूज़ की हैं। नाउ तो ये जो कंपाउंड लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है हॉपकिंस के स्टाइल का, तो यहाँ पर वो कह रहा है इन क्रिस्प ऑफ कर्ल्स ऑफ विंड विंच वर्ल्ड, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, आर्केइक वर्ड्स यूज्ड, अपने उसी इफ़ेक्ट को डालने के लिए उन्होंने वो वर्ड्स को, पुराने जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर रहा है।
and by the significant sense of permanence he equates with them. क्योंकि उसके साथ में इन वर्ड्स को वो क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ में सेंस ऑफ परमानेंस है, कभी ना ख़त्म होने वाला जो भाव है. फ्रीक्वेंटिंग देयर वाइल मून शेल वियर एंड वेन, ये हम ऊपर देख चुके हैं 4th लाइन में. एल्यूडिंग बैक टू द फीलिंग दैट दे आर सिंपली टू ओल्ड टू एंड. दीज आर द वॉइसेस विच कांट, दे आर टू ओल्ड, इतनी पुरानी हो चुकी हैं, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि उनका ख़त्म होना, उनका एंड होना जो है अब वो पॉसिबल नहीं लग रहा. राइट. एंड दिस कंट्रास्ट विद द इमेज ऑफ ह्यूमैनिटी प्रेजेंटेड इन द फाइनल 2 stanzas ऑफ द पोएम. हाउ दीज टू शेम दिस शैलो एंड फ्रेल टाउन, हाउ राइट आउट आर सॉर्डेड बेड टाइम बीइंग प्योर. 9th से लेकर 11th लाइन, इसमें वो कंट्रास्ट कर रहा है इस मॉडर्न एज के इस टाउन को, उस टाउन की गंदगी को, उस टाउन के शोर को विद द साउंड ऑफ सी एंड द स्काईलार्क. तो एक बहुत ही रिमार्किंग कंट्रास्ट है. इन कंट्रास्ट विद द परमानेंट एंड पावरफुल साउंड ऑफ द बर्ड. बर्ड का साउंड कैसा है? परमानेंट एंड पावरफुल. एंड द सी सिमिलर. सी एंड स्काई लार्क, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. द टाउन नियर बाय, लेकिन समुद्र किनारे पास में ही एक टाउन है, उसके बारे में वो क्या बात कर रहा है ऊपर 9th से लेकर 11th लाइन में. द टाउन इज़ शैलो फ्रेल, illustrating the transitory and insignificant nature of civilization. ऊपर जो साउंड्स हैं दे आर परमानेंट एंड पावरफुल एंड दे विल नॉट एंड. लेकिन जो टाउन है वो कैसा है? इट्स शैलो, फ्रेल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रांजिटरी. ट्रांजिटरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ. ट्रांजिटरी है ना, फॉर द टाइम बीइंग. इनसिग्निफिकेंट नेचर ऑफ सिविलाइजेशन. Indeed, the sounds of nature literally shame mankind because of their purity. ये जो दोनों साउंड्स हैं, स्काईलार्क का भी और सी का साउंड, दे आर द साउंड्स ऑफ नेचर, जो कि मैनकाइंड को लिटरली शर्मिंदा कर रहे हैं, शेमफुल फील करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी. एंड दिस कम्प्लीटली ओवरपास द सॉर्डेड टाउन नियर बाय. पास का वो जो गंदा शोर से भरा हुआ, सॉर्डेड और टर्बिड वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, विच इज़ टर्बिड, मर्की, नॉट क्लियर, धुंधला, मैला. इनके मीनिंग्स ये होते हैं. इट्स ट्रू दैट सॉर्डेड एंड टर्बिड आर परहैप्स ओवर एम्फेटिक इन देयर एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिविटी. ये वर्ड्स यूज़ करने का लिए अपनी जो नकारात्मकता को दिखाने के लिए उन्होंने इस वर्ड्स का यूज़ किया है हॉपकिंस ने कंसर्निंग सिविलाइजेशन. यानी जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, जो प्रेजेंट टाउन्स की कल्चर है, वो उसको बिल्कुल डिसअप्रूव कर रहा है ना. उसकी गंदगी, शोर, उसको बिल्कुल डिसलाइक करता है. इन कंपैरिजन ही इज स्टैंडिंग ऑन द बीच एंड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द सी एंड द स्काईलार्क विच इज़ मोर इन्जॉयबल. वो ज़्यादा इन्जॉइंग है, ज़्यादा सरपासिंग है, और उसका इम्प्रेशन उसके माइंड पर बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है. बट दे arguably indicate Hopkins' desire to illustrate not only how shameful mankind is in relation to nature, but also how far it has fallen from its rightful position within the natural world. ये जो 11th लाइन है, we life's pride and cared for crown. हम कह रहे हैं कि हमारी जो राइटफुल पोजीशन थी उससे हम बिल्कुल फॉलन, वी हैव फॉलन. ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमैनिटी जो है अपनी उस राइटफुल पोजीशन से बिल्कुल नीचे गिर चुकी है. इतना ज़्यादा हमारा पतन हो गया है. तो हमारे लिए लाइफ में प्राइड और केयर फॉर क्राउन है ना, उस ग्लोरी, क्राउनिंग ग्लोरी के लिए हम ज़्यादा बिलीव करते हैं. वे गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड एज लिटरली द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ हिज वर्ल्ड, the rulers over both animal and plant. Basically what he wants to say is God the creator has created this humanity. Humanity is the biggest creation of God, है ना. crowning glory थी वो, है ना. इंसान को जब बनाया तो वो उसकी सबसे बड़ी सृष्टि थी. सृष्टि का सबसे बड़ी चीज़, सबसे बढ़िया
चीज़ जो उन्होंने बनाई वो ह्यूमन बींग्स, जिनको उसने माना कि ये एनिमल्स और प्लैनेट दोनों पर ही रूल करने वाले हैं. द पोएट नाउ अप्रिशिएट्स दैट दिस सिचुएशन and power is no longer afforded to humanity that has lost that cheer and charm of earth's past prime. लाइन 12th जो है वो हमें बता रही है कि वो जो cheer और charm था अर्थ का, it has become a part of past. वो past में उसका जो prime, वो इतना glorified अर्थ थी, now it is not there. अब वो सीन नहीं है, सिचुएशन ऑलमोस्ट चेंज हो गई है, क्योंकि मॉडर्न एज की बात कर रहा है. तो मॉडर्न एज जो है टोटली चेंज्ड है. इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ लेवल फार बिलो बोथ द सी एंड द स्काईलार्क टू whom द पोएट टर्न्स फॉर रिलीफ. और इस सॉडेड टर्बेड टाउन और इस शोर शराबे से बचने के लिए उसने अपने आप को जो मोड़ा है, अपना झुकाव जिस तरफ किया है वो है सी एंड द स्काईलार्क. This time the poet is placed apart from the rest of humanity, and there is significantly no sense that a restoration to God might bring him closer to his kind once more. और उसे ऐसा प्रतीत होता है 12th लाइन तक आते आते सोनेट में पोइट ये बिलीव करता है कि ह्यूमैनिटी को हम तभी बचा सकते हैं जब हम फिर से हमारे लाइफ में गॉड को रेस्टोर करें. रेस्टोरेशन ऑफ गॉड कैन ओनली हेल्प अस, दैन कैन ओनली सेव अस. माइट ब्रिंग हिम क्लोजर टू हिज काइंड वंस मोर, ताकि हम वो चीज़ें जो भूल चुके हैं, जिनसे हम दूर आ गए हैं, उन तक हम फिर से उनके करीब जा सकेंगे अगर हमारा बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. हम गॉड में बिलीव करने लगेंगे, उसकी क्रिएशन में बिलीव करने लगेंगे. इंस्टेड द फाइनल स्टैंजा इलस्ट्रेट्स द कंप्लीट रिग्रेशन ऑफ मैनकाइंड. जो लास्ट की लाइन है पोएम की, दैट द 13th and 14th line, where he says, our make and making break, our breaking down to man's last dust, drain fast towards man's first slime. We are going to that place from where we have evolved. जहाँ से हम पैदा हुए थे, जिस मिट्टी से हम निकले थे, उसी तरफ हम, उसी डस्ट में हम लौट रहे हैं. तो ये इन्वर्जन मेथड है. इंस्टेड द फाइनल स्टैंजा इलस्ट्रेट्स द कंप्लीट रिग्रेशन ऑफ मैनकाइंड बैक टू इनएनिमेट मैटर और स्लाइम, इन्वर्टिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. तो जो हमारा एवोल्यूशन का प्रोसेस था, जो हम बढ़ रहे थे, हमारा विकास हो रहा था, उस प्रोसेस को हमने इन्वर्ट कर दिया है, उलट दिया है. एंड इकोइंग द क्रिश्चियन बिलीफ इन द क्रिएशन ऑफ गॉड. और हॉपकिंस जो है वो क्रिश्चियन बिलीफ जो है कि गॉड का एवोल्यूशन होगा, गॉड जो है, क्राइस्ट जो है, वही हमें बचा सकते हैं इस सिचुएशन से. इस बारे में पोएट जो है वो फर्म बिलीफ है उसका. मेक एंड मेकिंग ब्रेक, आर ब्रेकिंग डाउन टू मैन्स लास्ट डस्ट, ड्रेन फास्ट टूवर्ड्स मैन्स फर्स्ट स्लाइम. थ्रू दिस रेफरेंस टू द क्रिएशन स्टोरी, है ना, it is arguable that in the context of the failing of society and alienation from God, क्या हुआ है कि वो वापस हमें, जहाँ से हमारा जन्म हुआ, हम वहीं लौट रहे हैं. लाइक दिस, ये जो क्रिएशन स्टोरी वो बता रहा है, वो किस लिए कह रहा है? क्योंकि जो सोसाइटी है वो हर तरह से फेल होती भी नज़र आ रही है ना. सोसाइटी में इतना ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है, हम जो है पूरी तरह से हमने अपने आप को गॉड से एलिनेट कर लिया है. अब हम गॉड से अलग हो गए हैं तो नेचुरली हमारा डाउनफॉल होना तो तय था. हॉपकिंस alludes टू द फर्स्ट फॉल ऑफ मैनकाइंड इन द गार्डन ऑफ एडन. तो यहाँ जो बेसिक बात वो कहना की कोशिश कर रहा है, वो बात कर रहा है गार्डन ऑफ एडन की, जहाँ पर जब एडम और ईव थे, उन्होंने वो जो सिन किया था, कौन सा सिन किया था कि उनको वो फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, टच करने के लिए मना किया था, और वो उन्होंने ईव के उकसाने पर एडम ने उसे खा लिया था, और ह्यूमन मैनकाइंड का डाउनफॉल हो गया था. तो नेचुरली ऑफ कोर्स द सिंस ऑफ एडम एंड ईव वर अकाउंटेड फॉर बाय द बर्थ एंड डेथ ऑफ क्राइस्ट. और वही सिंस एडम और ईव के जो है उसको अकाउंटेबल हैं उसके पीछे कि क्राइस्ट का बर्थ हुआ, एंड देन क्राइस्ट को जो है क्रॉस पे लटका दिया गया, उनकी डेथ हो गई. बट सिग्निफिकेंटली टू कंफर्ट सच
as this is given at the end of the poem. तो एक comfort, एक आराम की स्थिति हमारे लिए ये है. Unlike the final line of God's grandeur, there is no hope for the moral enhancement of mankind. जो God's grandeur जो poem थी हॉकिंस की, उसमें जो लास्ट पोएम थी वहाँ वो ये बताया गया था कि आप ह्यूमन बींग्स के लिए कोई होप नहीं है, लेकिन थैंकफुली ये जो सोनेट है इट एंड्स विद एन होप कि हम गॉड के करीब हो जाएंगे, तो हम फिर से उसी स्टेट में, उसी पास्ट प्राइम पास्ट में पहुंच जाएंगे, उस अच्छे वाले स्थिति में हम पहुंच जाएंगे. पोटेंशियल रियलाइजेशन ऑफ द interest of God in nature. Instead, humanity in contrast with the sea and the skylark who remains too old to end, क्योंकि जो humanity है sea और skylark की तरह ऐसी है, too old to end, has become frail, बहुत कमज़ोर हो गई है, weak हो गई है, धुंधली हो गई है, due to its corruption and oblivion to God. जो भ्रष्टाचार, जो गलत आदतें, जो वाइसेस ह्यूमन बींग्स में आ गई है, इसलिए वो गॉड जो है उनकी लाइफ से डिसअपियर हो गए हैं, गॉडली थिंग्स में उनका बिलीफ ख़त्म हो गया है. मीनिंग दैट इट कैन नॉट विदस्टैंड द टाइम स्केल ऑफ नेचर का जो टाइम स्केल है उसको ह्यूमन बींग्स विदस्टैंड नहीं कर पाए इन अ मोमेंट ऑफ ब्लीक रियलिटी. तो ये अंधा ब्लीक रियलिटी है हमारे लिए. डैट हॉपकिंस लूजेज हिज फेथ इन ह्यूमैनिटीज़ restoration to God, seeing alienation as absolute and a regression to dust and slime as inevitable. इसीलिए वो ये मानते हैं कि हमारा इस कीचड़ में, इस मिट्टी में मिल जाना, उसमें जाना तो तय है, क्योंकि वहीं से हमारा एवोल्यूशन होगा. और इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं. जो लास्ट जो पैरा है पोएम का, वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमैनिटी है उसका फेथ खो चुका है, इसलिए रेस्टोरेशन टू गॉड जो है वो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा है. ठीक है, तो ये जो सोनेट है इसका जो एंड है, इस पर इस एंड के बारे में ये जो एंड दिया गया है इस पोएम का, टू मैन्स लाइन जहाँ बात की गई है. दिस लास्ट लाइन ऑफ द पोएम रिकॉल्स द बरियल सर्विस एंड जेनेसिस विद इट्स अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट मैन फ्रॉम डस्ट. क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि हम ये जो सेस्टेट है, जो लास्ट 6 लाइन्स हैं सी आर स्काईलार्क की, वो क्या डिस्क्राइब कर रही है कि जो फर्स्ट 8 लाइन्स की जो पोएम थी दे आर कंट्रास्टेड विद मैन के डिटोरिएशन की बात कर रही है कि मैन जो है इतना ज़्यादा डिटोरिएट हो गया है, इतना ज़्यादा उसका पतन हो गया है. सीम्स टू द पोएट एविडेंट इन अ टेस्टलेस साइड टाउन. और इस डिटोरिएशन से हम खुद को बचा ही नहीं सकते थे. हमें अंत में जो है अपने आप को हम इस मिट्टी में मिलकर ही, इसलिए वो कह रहा है कि जेनेसिस में भी यही बात हुई है. जेनेसिस जो है बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि आदमी का जो जन्म हुआ है वो भी इसी मिट्टी, डस्ट और स्लाइम से हुआ है. तो ये इनएविटेबल था, हम इस अपने आप को यहाँ जाने से रोक नहीं सकते थे. दिस पोएम कम्स टू एन एंड. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस पोएम, डू लेट मी नो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास.